जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। हम लोग करने वाले हैं आज क्लास नंबर 29। इससे पहले आपकी 28 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट आपका बना दिया गया है ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाके आप लोग क्लासेस प्रॉपर देखते रहिए। इससे पहले हम लोग एसी ड्राइव का चैप्टर कर रहे थे। एसी ड्राइव का ही क्वेश्चन आज भी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, दो तरह के ड्राइव होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। और फिर दोनों का डिफरेंस भी हमने बता दिया था कि एसी ड्राइव में क्या फायदा नुकसान है और डीसी ड्राइव में क्या फायदा नुकसान है। ठीक, तो उसी से कंपैरिजन से ही पहला क्वेश्चन दे दिया है कि व्हाई द एसी ड्राइव आर बेटर सुटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए जो आपका एसी ड्राइव है ये ज्यादा अच्छा क्यों है। हाई स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, इस वजह से रोबोस्ट इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जटिल होता है, इस वजह से कंस्ट्रक्शन में जटिल होता है, कंस्ट्रक्शन में मजबूत होता है इस वजह से। या हल्की गेज वाइंडिंग, जो इसमें गेज वाइंडिंग की जाती है वो थोड़ी सी पतली की जाती है, हल्की की जाती है, तो उस वजह से ये सब कोई भी रीजन इसमें नहीं है। ये जो भी रीजन दिए हुए हैं तो ये वैलिड रीजन नहीं है। असली रीजन क्या है? असली रीजन ये है कि जो आपकी एसी ड्राइव की मोटर होती है, एसी ड्राइव में कोई भी एसी ड्राइव की मोटर में जो हमारी मोटर होती है वो कौन सी मोटर होती है? वो एसी मोटर होती है, एसी मोटर होती है। और आप सभी को पता होगा कि एसी मोटर में हम लोग कम्यूटेटर या फिर ब्रश का यूज नहीं करते हैं, कम्यूटेटर ब्रश का यूज नहीं करने से क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो हमारा लॉसेस होगा कम्यूटेटर पे, जो स्पार्किंग की वजह से लॉस होता है वो लॉसेस कम हो जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। और हाई स्पीड, जब बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो हाई स्पीड पे ये फ्लक्चुएशन या ये स्पार्किंग और तेज होगा डीसी मशीन में, तो इसी वजह से डीसी मशीन जो होती है इसे हाई स्पीड रेगुलेशन के लिए नहीं बनाया जाता। डीसी ड्राइव जो होता है ये हाई स्पीड रेगुलेशन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, हाई स्पीड का यदि रेगुलेशन करना होगा तो हम लोग वहां पे हमेशा एसी ड्राइव का ही यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो नो ब्रश एंड कम्यूटेशन आर यूज्ड इन एसी ड्राइव, दिस इज द रीजन बिहाइंड हाई स्पीड कंट्रोल। ठीक है, चलो अच्छा, एसी ड्राइव होता किस तरीके से है? तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया है थ्री फेज अपना सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई हो गया। थ्री फेज सप्लाई को हमने क्या किया? पहले रेक्टिफायर की सहायता से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। किसमें? रेक्टिफायर की सहायता से हमने कर दिया एसी टू डीसी कर दिया। ठीक है, देखो एसी ड्राइव में भी हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में ही, फिर डीसी सप्लाई को डिजायरेबल आउटपुट में लेते हैं। किसकी सहायता से? इन्वर्टर की सहायता से। इन्वर्टर में क्या लगाते हैं हम लोग? या तो आईजीबीटी लगाते हैं या फिर मॉसफेट लगाते हैं। आईजीबीटी और मॉसफेट के गेट की ट्रिगरिंग अपने हिसाब से करके और तब फिर हम लोग उसका डिजायर्ड आउटपुट ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट एसी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से उससे पहले हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं? डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने पहले इसे डीसी में कन्वर्ट कर लिया, फिर डीसी को थोड़ा फिल्ट्रेट कर लिया हमने फिल्टर लगा के, ताकि ये जो पल्सेटिंग डीसी बनता है, रेक्टिफायर से पल्सेटिंग डीसी बनता है ना, प्योर डीसी तो बनता नहीं है, पल्सेटिंग डीसी बनता है, तो उस पल्सेटिंग डीसी को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं या थोड़ा सा प्यूरिफाई करके एसी डीसी बनाने का प्रयास करते हैं, प्योर डीसी। ठीक है, फिर इसको कहां पे देते हैं हम लोग? इन्वर्टर पे देते हैं। अब देखिए इन्वर्टर में हमने क्या लगा दिया है? इन्वर्टर में यहाँ पे हमने लगा दिया आईजीबीटी, और इससे क्या किया? इसे हमने दे दिया इधर वोल्टेज और इधर हमने दे दिया फ्रीक्वेंसी, बीवाईएफ मेथड है ये। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है इंडक्शन मोटर। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? इंडक्शन मोटर। और आपसे भी जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में कोई भी ब्रश नहीं लगा रहता है, कोई भी कम्यूटेटर नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंट्रोल है एसी ड्राइव का ये डायग्राम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव कंपेयर टू डीसी ड्राइव। एसी ड्राइव की तुलना में डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसा लिखा है कि इंग्लिश कुछ अलग ही बता रहा है और हिंदी इसका कुछ अलग ही बता रहा है, लेकिन फिर भी देखिए व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव का एडवांटेज क्या है? किसकी तुलना में? डीसी ड्राइव की तुलना में। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का एडवांटेज क्या है? तो अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले ही कि जो आपका एसी ड्राइव है, एसी ड्राइव हाई स्पीड रेगुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और एसी ड्राइव का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें लो मेंटेनेंस
इसमें होता है एसी ड्राइव में लो मेंटेनेंस, ठीक है, इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हमारा डीसी ड्राइव होता है, डीसी ड्राइव में हमें मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। रिक्वायर लेस स्पेस, अधिक स्पेस या कम स्पेस का कोई फायदा है नहीं। इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस। देखिए जो आपका एसी ड्राइव होता है, एसी ड्राइव थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्का होता है डीसी ड्राइव की तुलना में, लेकिन इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट लेस ये कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है। हालांकि आपके निम्मी के बुक पीडीएफ के हिसाब से उसने तो आंसर यही दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस। ज्यादा सुटेबल आंसर इसमें ये था, फास्ट रिस्पांस एंड वाइड रेंज, स्पीड रेंज ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बहुत हाई स्पीड को भी ये कंट्रोल किया जाता है एसी ड्राइव में। तो ज्यादा अच्छा आंसर हमारा सी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आंसर सही है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे टिक करेंगे। अभी सी को गलत नहीं, मतलब बी को गलत एकदम नहीं कर सकते। ठीक, चलो जहां पे गलत करने की जरूरत पड़ेगी वो भी हम लोग कर लेंगे आसानी से, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल कोऑर्डिनेट लोड्स ऑपरेटिंग इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ड्राइव। देखिए जो ड्राइव किया जाता है, एसी या डीसी ड्राइव जो किया जाता है, ये चार कोऑर्डिनेट में बटा होता है। कितने कोऑर्डिनेट में भाई? 4 कोऑर्डिनेट में। जैसे मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना देता हूं, ये हमारा कोऑर्डिनेट आप सभी को पता होगा, ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट होता है, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट सेकंड, ये होता है कोऑर्डिनेट थर्ड, और ये होता है आपका कोऑर्डिनेट फोर्थ। अरे मैथमेटिक्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मैथमेटिक्स में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक कोऑर्डिनेट जो होता है, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है, इसमें सिंबल क्या, इसमें जो साइन होता है वो क्या रहता है आपका? प्लस रहता है। ठीक है, और इसमें जो साइन होता है वो क्या हो जाता है? इसमें माइनस और प्लस हो जाता है, इसमें माइनस और प्लस हो जाता है। जब नीचे आते हैं तो नीचे वाले में क्या होगा? तो नीचे वाले में कहेंगे आप कि सर नीचे वाले में हमारा माइनस और माइनस हो जाता है, दोनों माइनस रहता है। और फिर चौथे वाले में क्या हो जाता है? तो चौथे वाले में आप कहेंगे सर इसमें प्लस और माइनस हो जाता है, इसमें प्लस और माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिंबल रहता है, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस। इधर जो होता है ये आपका एक्स पॉजिटिव है, और इधर जो होता है ये माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये जो होता है ये आपका प्लस वाई होता है, और इधर जो होता है ये आपका माइनस वाई होता है। इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट है, या जो पहला हमने ये सिंबल लिया है, या पहला जो हमने निर्देशांक लिखा, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये एक्स को प्रदर्शित करता है। ये जो दूसरा वाला है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये वाई को प्रदर्शित करता है। तो देखिए पहले कोऑर्डिनेट में आपका एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है, तो दोनों को हमने प्लस प्लस लिख दिया। दूसरे में हमारा एक्स माइनस है, वाई प्लस है, तो हमने माइनस और प्लस लिख दिया। जो हमने साइन लिखा है वही साइन मैं बता रहा हूं कैसे लिखा हूं। फिर तीसरे में देखेंगे तो ये माइनस और माइनस हो गया। चौथे में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका x जो है ये प्लस है, और जो y है ये माइनस है, तो हमने प्लस और माइनस लिख दिया। तो ये तो सिंपल आपका मैथमेटिक्स हो गया। लेकिन जब हम लोग एसी और डीसी ड्राइव में आते हैं तब फिर ये कोऑर्डिनेट्स क्या दर्शाते हैं, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए इधर देखते हैं थोड़ा सा। देखो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट है, इधर सेकेंड है, इधर थर्ड है, और इधर आपका फोर्थ है। ये आपका 4 कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, जो पहला कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट क्या दर्शाता है इसमें? तो पहला जो कोऑर्डिनेट है, बस इसी बात को याद रखेंगे, जो मैं चारों वर्ड लिखने जा रहा हूं इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, वो चाहे आप अपने एग्जाम में एनसीवीटी बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप इसके बाद का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, यहां तक कि जेई लेवल में भी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट क्या प्रदर्शित करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या प्रदर्शित करता है, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या प्रदर्शित करता है, चौथा कोऑर्डिनेट क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस वर्ड को एकदम ध्यानपूर्वक लिखेंगे। पहला जो है ये फॉरवर्ड मोटरिंग को प्रदर्शित करता है, फॉरवर्ड मोटरिंग। ठीक है, जो आपका पहला कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट किसको प्रदर्शित करता है? फॉरवर्ड मोटरिंग को प्रदर्शित करता है। जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ये किसको प्रदर्शित करेगा सर? ये आपका प्रदर्शित करता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग को दूसरा कोऑर्डिनेट प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है इसमें क्या प्रदर्शित होता है? तो देखिए ये क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है, क्रॉस कॉम्बिनेशन। ये फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड मोटरिंग, तो ये आपका ये भी मोटरिंग ही होगा, लेकिन ये कौन सा मोटरिंग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सिंबल हमारे बदल चुके हैं, यहाँ पे प्लस प्लस था, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा?
ये भी होगा मोटरिंग ही, लेकिन अब यहाँ पे हो जाएगा ये कौन सा मोटरिंग, ये हो जाएगा आपका रिवर्स मोटरिंग। रिवर्स मोटरिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस था और यहाँ पे माइनस माइनस था, यहाँ पे क्या साइन रहता है, माइनस प्लस रहता है ना, अब यहाँ पे आते हैं तो प्लस माइनस रहता है, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया है तो ये भी आएगा, तो ये इधर ब्रेकिंग था फॉरवर्ड ब्रेकिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिवर्स ब्रेकिंग, रिवर्स ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका 4 कोऑर्डिनेट हो गए। चारों कोऑर्डिनेट क्या क्या प्रदर्शित करते हैं मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूं आपको कि जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है सकारात्मक गति सकारात्मक टॉर्क के साथ ड्राइविंग मोटरिंग रिवर्सिंग एक्सेलरेटिंग कोऑर्डिनेट दर्शाता है। ठीक है, ये रिवर्सिंग नहीं होगा, एक्सेलरेटिंग को दर्शाता है। जो कोऑर्डिनेट सेकंड है ये क्या दर्शाता है भाई, सकारात्मक गति तो होती है, सकारात्मक गति और सकारात्मक टार्क के साथ जनरेटिंग या ब्रेकिंग फॉरवर्ड ब्रेकिंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो आपका दूसरा है कोऑर्डिनेट थर्ड नकारात्मक गति और टार्क के साथ ड्राइविंग या मोटरिंग को ये भी दर्शाएगा। जो कोऑर्डिनेट फोर्थ है ये नकारात्मक गति और सकारात्मक टार्क के साथ जनरेटिंग या ब्रेकिंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नकारात्मक गति और सकारात्मक टॉर्क के साथ। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ये गलत लिख दिया, ये सकारात्मक गति और सकारात्मक टॉर्क नहीं होगा, यहाँ पे ये जो होगा टॉर्क जो होगा इधर टॉर्क आपका हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, इधर आपका टॉर्क निगेटिव हो जाएगा, भले गति इसका पॉजिटिव रहेगा लेकिन टॉर्क इसमें निगेटिव रहेगा। इसमें टॉर्क ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसमें आपका गति भी पॉजिटिव होगा और आपका टॉर्क भी पॉजिटिव होगा, बलागुण भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि भाई हमने साइन कौन कौन सा होगा ये हमने आपको दर्शा दिया था पहले ही। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन क्या पूछा था कि ड्राइव में पहले कोऑर्डिनेट में सिंगल कोऑर्डिनेट लोड संचालन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा यार, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, हॉयस दिया हुआ है, एलिवेटर दिया हुआ है, कन्वेयर दिया हुआ है और सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ है। तो पहले में क्या आ जाएगा यार, पहले में आ जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप कोऑर्डिनेट फर्स्ट में आपका आता है। ठीक है, चलिए जो एलिवेटर्स है, देखिए एलिवेटर्स में आपका पॉजिटिव गति भी रहेगा और फिर आपका निगेटिव गति भी होगा। एक बार मतलब जब आपका एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एलिवेटर ऊपर की तरफ जाता है तो उस समय क्या होता है, उस समय आपकी गति तो पॉजिटिव होगी लेकिन टॉर्क जो होता है वो निगेटिव होता है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट में कार्य करता है आपका जो एलिवेटर है। ठीक है, केवल एक कोऑर्डिनेट को प्रदर्शित नहीं, एक कोऑर्डिनेट से इसके पूरे बिहेवियर को नहीं प्रदर्शित कर सकते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू का कार्य क्या है। एफएसयू का कार्य क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। फील्ड सप्लाई यूनिट, एफएसयू का फुल फॉर्म क्या है, एफएसयू का फुल फॉर्म है आपका फील्ड सप्लाई यूनिट। देखिए ये जो छोटे छोटे वेरिएशन एब्रिविएशंस है ना, ये छोटे छोटे एब्रिविएशंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये ऐसे एब्रिविएशंस है कि अक्सर आप इसको स्किप कर देते हैं और यही छोटे छोटे एब्रिविएशंस आपसे पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि भाई ये आपके सिलेबस की चीज है। ये अचानक से पूछा जाएगा एफएसयू क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बताओ, तो आपको याद ही नहीं है कि हमने एफएसयू भी कभी पढ़ा था, ऐसा आपको जल्दी याद नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एफएसयू का काम क्या होता है। मैं थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो आपका एफएसयू है ये क्लियरली दिख रहा है आपको, क्या लिखा गया है, नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं, अब दिखेगा आपको। ठीक है, क्या लिखा हमने कि फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य फील्ड वाइंडिंग को कांस्टेंट वोल्टेज देना होता है। फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य एफएसयू का कार्य फील्ड वाइंडिंग को कांस्टेंट वोल्टेज देना होता है ताकि मोटर में फ्लक्स स्थिर फील्ड बना सके। क्या करता है ये एफएसयू जो होता है, जो आपका फील्ड सप्लाई यूनिट है, ये क्या करता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है मोटर में, डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होती है उस वाइंडिंग को कांस्टेंट वोल्टेज दे। कांस्टेंट वोल्टेज देगा तो क्या होगा, उससे हमारा कांस्टेंट फ्लक्स बनेगा
डीसी मशीन में। ठीक है, तो बस इसका काम यही होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा भी इतना ही है कि बस हमें ये बता दो कि एफएसयू का काम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। अब देख लेंगे हम लोग ऑप्शन, प्रोवाइड रिक्वायर फायर करंट टू फायरिंग, ये तो एकदम गलत हो गया, बस ये तो मतलब कहीं दूसरे लेवल की ही बात कर रहा है। प्रोवाइड वेरिएबल वोल्टेज टू फील्ड वाइंडिंग, देखो यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज की बात कर रहा है ना भाई, वेरिएबल वोल्टेज नहीं, क्या बोला है ये, कांस्टेंट वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, कांस्टेंट, फिक्स वोल्टेज या नियत वोल्टेज। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज टू फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना, यही तो काम है आपके एफएसयू का। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। जो आपकी डीसी ड्राइव है, डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। डीसी ड्राइव का मेन नुकसान हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है और इसे हाई स्पीड पे यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग इसमें कम्यूटेटर यूज कर रहे हैं और ब्रश यूज कर रहे हैं। कम्यूटेटर ब्रश यूज कर रहे हैं तो हाई स्पीड पे स्पार्किंग तेज हो जाती है, तो वहां पे ज्यादा नुकसान होने लगता है हमें, तो इस वजह से हम लोग इसको हाई स्पीड पे नहीं यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने क्या क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ड्राइव हो गया, नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन, मोर कॉम्प्लेक्स, नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड रेगुलेशन, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और देख लेते हैं और कोई ऑप्शन है, मोर कॉम्प्लेक्स विद सिंगल पावर कन्वर्जन, मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ डीसी ड्राइव इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे तो ए ऑप्शन ही सही है यार, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, ए एकदम करेक्ट आंसर बन रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए डीसी ड्राइव के क्या क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज हमने यहाँ पे ले रखा है पहले से ही, यहाँ पे देख लीजिए डिसएडवांटेज डीसी का। ठीक है, डीसी का डिसएडवांटेज एक बार पढ़ लीजिए, क्या आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या आपको जो हमने लिखा है वो चीज क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना भाई। कम्यूटेटर और ब्रश के कारण बहुत उलझा हुआ रहता है, मतलब कि इसकी थोड़ी सी सर्किट क्या हो जाती है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ अब दिखेगा। कम्यूटेटर और ब्रशों के कारण बहुत उलझा हुआ रहता है ना, बहुत उलझा हुआ रहता है। एसी मोटर से ज्यादा भारी होता है, एसी मोटर से ये ज्यादा भारी होता है, उच्च रखरखाव की आवश्यकता होती है, इसमें हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, यही बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। एसी ड्राइव से ज्यादा बड़ा और बहुत महंगा होता है, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, हाई स्पीड के लिए उपयुक्त नहीं होता है, हाई स्पीड रेगुलेशन के लिए या हाई स्पीड कंट्रोल के लिए सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का उद्देश्य क्या है, एलसीडी का उद्देश्य क्या है। देखो अब यहाँ पे भी एक छोटा सा एब्रिविएशन आ गया, फुल फॉर्म छोटा सा भी आ गया, बीओपी। बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक ऑपरेटर पैनल। बेसिक ऑपरेटर पैनल, बेसिक ऑपरेटर पैनल का काम क्या होता है, ये कुल मिला के एक तरह से कह सकते हैं कि मोटर को स्टार्ट करने वाला पैनल होता है, मोटर को स्टार्ट करने वाला एक पैनल होता है। ठीक है, स्टार्ट करने वाला एक पैनल होता है, और इसके ऊपर जो एलसीडी लगी रहती है, इसके ऊपर जो एलसीडी लगी रहती है, वो एलसीडी क्या करती है, वो एलसीडी इसको मॉनिटर करती है। ठीक है, इस पैनल का क्या करती है भाई, मॉनिटरिंग करती है कि आपका पैनल जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मॉनिटरिंग द पैरामीटर्स ऑफ एसी ड्राइव, एसी ड्राइव के पैरामीटर्स को मॉनिटर करना, यही काम होता है आपके एलसीडी का जो बीओपी पे लगा रहता है। ठीक है, बेसिक ऑपरेटर पैनल पे जो लगा रहता है एलसीडी, उस एलसीडी का काम यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ की बटन इन बीओपी ऑफ एसी ड्राइव।
टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अच्छा, बीओपी, बीओपी क्या है? ये है आपका एक पैनल। इस पे पूछा है आपसे कि एक सीक्वेंस बताइए, यदि हमें अपने मोटर को क्या करना हो, रिवर्स डायरेक्शन में चलाना हो या उसके डायरेक्शन को चेंज करना हो, तो आप किस क्रम को फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी मोटर रनिंग अवस्था में है, आपकी मोटर चल रही है, तो आप उस समय क्या कर, कौन कौन सा बटन दबाएंगे तो आपकी मोटर के घूमने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग मोटर को करेंगे, मोटर के ऑफ बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा कि मोटर के ऑफ बटन को क्लिक करेंगे। तो प्रेस ऑफ हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये हो गया आपका रिवर्स। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऑन कर देंगे, फिर उसको हम लोग कर देंगे ऑन। तो अब जो आपकी मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो यही सीक्वेंस होगा, प्रेस ऑफ, REV एंड ऑन। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीक्वेंस। ये हो गया क्या भाई, आपका सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट, प्रेस, एक मिनट रुक जाइए, ये तो ठीक था ना, ये एकदम सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अरे एक मिनट, क्या हमने कर दिया यार। हाँ, प्रेस ऑन, फिर ऑफ, रिवर्स, इसके बाद ऑन होगा। ठीक है, जैसे हमारी मोटर को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेस बटन ऑन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हमने बताया ना कि मोटर को क्या करेंगे, पहले चालू करेंगे किस डायरेक्शन में, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चालू करेंगे। इसके बाद फिर उसको ऑफ कर लेंगे, फिर रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर ऑन पे क्लिक करेंगे। तो मतलब मोटर आपकी एक बार गतिशील अवस्था में होनी चाहिए, इसके बाद ही जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद ही आप उसको उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपके पास, रुक जाइए, मैं आवाज को थोड़ा और कम कर देता हूं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसी ड्राइव के बीओपी में प्रॉग डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? प्रॉग डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? एसी ड्राइव में पीओबी में प्रॉग डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो आपका ये प्रॉग बटन होता है ना, PROG, प्रॉग बटन जो होता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है कि ये प्रीवियस डाटा को स्टोर रखता है, ये प्रीवियस डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर रखता है। बाकी जो आपका बीओपी है, बीओपी का काम तो आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार का पैनल है जो मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, टू चेंज द पैरामीटर सेटिंग, नहीं, टू स्टोर द एंटर डाटा एंड फैक्ट्री स्टोर डाटा, टू स्टोर द डाटा। यस, यही काम होता है आपके PROG का। क्या करता है, ये डाटा, प्रीवियस डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, चलो, डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा होता है? तो जो आपका डीसी मोटर है, डीसी मोटर में जो आपका टॉर्क है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू फाई। ठीक है, तो ये होता है आपका टॉर्क। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आर्मेचर करंट कहीं पे है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज द आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव। वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या होता है या आईजीबीटी का कार्य क्या होता है? तो देखिए, जो आपका वीएफ ड्राइव होता है, इसमें आईजीबीटी कुल मिला के एक तरह का इन्वर्टिंग स्विच होता है। आईजीबीटी जो है, आईजीबीटी ये एक प्रकार का इन्वर्टिंग स्विच होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जिसका काम होता है डीसी को एसी में चेंज करना, डीसी टू एसी। मुख्य रूप से डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है कौन है? आपका आईजीबीटी ही करता है। और ये लगाया कहां पे जाता है? इन्वर्टर में लगाया जाता है। कहां पे लगाया जाता है? इन्वर्टर में। जैसे आपने दिखा था कि रेक्टिफायर में एसी को डीसी में चेंज करने का मुख्य कार्य कौन कर रहा था? आपका डायोड कर रहा था। डायोड ही तो कर रहा था, लेकिन पूरी डिवाइस का क्या नाम था? रेक्टिफायर। उसी तरीके से इन्वर्टर में आपका
मुख्य कार्य जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का है वो करेगा आपका आईजीबीटी, लेकिन उस डिवाइस को क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं इन्वर्टर। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपका इन्वर्टिंग स्विच होता है, इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीएसआई ड्राइव। वीएसआई ड्राइव का फंक्शन क्या होता है, देखिए पहले तो ये वीएसआई का फुल फॉर्म समझिए यहाँ पे कि वीएसआई का फुल फॉर्म क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं इधर छोटा, और दो चीज यहाँ पे है, दो बातें होती हैं, दोनों बातों को मैं समझा देता हूं। इधर लिख लीजिएगा एक तरफ वीएसआई, एक तरफ लिख लीजिएगा सीएसआई। ठीक है, वीएसआई और सीएसआई। वीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है यार, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है, सीएसआई का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा करेंट सोर्स इन्वर्टर, करेंट सोर्स इन्वर्टर। दोनों का काम क्या होता है, ये जो होता है ये आपके फिक्स डीसी को, या कह सकते हैं कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये भी क्या करेगा, ये भी डीसी टू एसी ही करेगा, ये भी डीसी टू एसी ही करेगा, लेकिन ये आपका फिक्स डीसी होता है और ये आपका वेरिएबल डीसी होता है। ठीक है, दोनों का काम क्या होगा, दोनों इन्वर्टर ही है ना आपका, ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है और ये आपका करंट सोर्स इन्वर्टर है। तो दोनों का काम, यदि इन्वर्टर, दोनों आपका इन्वर्टर ही है तो दोनों डीसी को किसमें चेंज करेंगे, एसी में ही चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा जो आपका वीएसआई है इसमें एक फीडबैक सर्किट लगी होती है, इसमें एक फीडबैक सर्किट लगी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें फीडबैक सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और दो तीन पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए कि देखिए जो आपका एक साइक्लो कन्वर्टर होता है, साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, ये एसी टू एसी चेंज करता है, एसी टू एसी मतलब कुल मिला के ये फिक्स्ड एसी को किसमें चेंज करता है, वेरिएबल एसी में चेंज करता है, वेरिएबल एसी में चेंज करता है। कौन, आपका साइक्लो कन्वर्टर। और इसी तरीके का एक और डिवाइस होता है आपका चॉपर क्या करता है, चॉपर आपके फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में चेंज करता है, मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। वो क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है आपका कन्वर्टर। तो ये आपके चार होते हैं, एक होता है आपका साइक्लो कन्वर्टर, एक होता है आपका चॉपर, एक होता है आपका इन्वर्टर और एक होता है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी, और जो आपका साइक्लो कन्वर्टर है ये एसी टू एसी करता है, और जो आपका चॉपर है ये डीसी टू डीसी करता है। यहाँ पे किसकी बात क्या है, इन्वर्टर की ही बात क्या है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट डीसी टू एसी, कन्वर्ट डीसी टू एसी। यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। शायद निम्मी वाली बुक में इसका आंसर बी दिया हुआ है, कन्वर्ट एसी टू एसी। भाई एसी टू एसी कौन कन्वर्ट करता है, वो आपका साइक्लो कन्वर्टर करता है। ठीक है, तो इस आंसर को आप अपडेट कर लेंगे, क्या होगा यहाँ पे, डीसी टू एसी आंसर सही होगा। ठीक है, इस आंसर को आप अपडेट करेंगे अपने निम्मी वाले बुक में, निम्मी का जो पीडीएफ दिया हुआ उसमें इस आंसर को अपडेट कर लेंगे। चलिए, क्यों एसी ड्राइव ज्यादा प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री होता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री होता है, तो इसमें ज्यादा देर करेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर की आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, डीसी मोटर की आधार गति को बढ़ाना है, आधार गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए आधार गति को बढ़ाने का कार्य ये होता है, जैसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड जो होती है डीसी मोटर की वो किन किन बातों पे निर्भर करती है, तो वो आपके दो बातों पे निर्भर करती है, E अपॉन फाई, या कहीं कहीं पे यहाँ पे ऐसे भी लिखा रहता है N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IF। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये हमारी फील्ड करंट है, और जो हमारा फाई है, फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, फाई आपका प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के। फाई कहाँ पे बनता है भाई, फाई आपका बनेगा फील्ड वाइंडिंग में ही ना, जो आपके डीसी मोटर थे, डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग में ही तो फ्लक्स बनता था।
तो यहाँ पे फील्ड करंट का मान बढ़ाने से फ्लक्स का मान बढ़ेगा और फील्ड करंट का मान घटाने से फ्लक्स का मान घटेगा। तो इतना बताना मुझे कि यदि हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे, सॉरी, यदि इस फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो जो हमारा स्पीड होगा ये बढ़ेगा कि घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि सर ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो जो हमारा स्पीड होगा ये घट जाएगा। और इसकी स्पीड यदि हमें बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, यदि हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है तो जो हमारा IF है फील्ड करंट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी स्पीड होगी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है कि रिड्यूस फील्ड करंट यदि कहीं पे दिया होगा तो आंसर हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग द फील्ड करंट। ए ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आर्मेचर और फील्ड नियंत्रण ड्राइव से नियत टॉर्क कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए जो आपका टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट पे तो भाई ये सीधे सीधे डिपेंड करेगा। जो भी करंट वाले जितने सेक्शन दिख रहे होंगे उनको पहले काट दीजिए, करंट इनको काट दीजिए। वोल्टेज के बढ़ाने से टॉर्क पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो वोल्टेज को आप वेरिएबल करेंगे, वोल्टेज को आप चेंज करेंगे तो इसके टॉर्क पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें टॉर्क आपका कांस्टेंट बना रहता है। तो यहाँ पे डी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज कितना है, घोषित वोल्टेज देखो क्या है, क्या वर्ड यूज कर रहा है यार, 240 वोल्ट है। न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्य शक्ति, देखो कितना टफ हिंदी लिख रहा है ना। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल, लिखिए ये वर्ड सही है, परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज इज 240 वोल्ट, 240। अब हमने आपको एक चीज बताया था, जो भी बच्चा क्लास किया होगा वो जानता होगा कि लो वोल्टेज के ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज में वेरिएशन कितना होता है, 6%। कितना वेरिएबल होता है यार, 6% होता है। ये हमने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है क्लास में। ठीक है, और हाई वोल्टेज में कितना होता है, हाई वोल्टेज में आपका होता है 12%। ठीक है, हाई वोल्टेज में होता है 12%, लो वोल्टेज में होता है ये 6%। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 6% का मतलब क्या है, 6% का मतलब ये है कि 6% का मान इसका बढ़ भी सकता है, 6% इसका मान घट भी सकता है। इसलिए यहाँ पे साइन हम लोग चाहें तो लगा सकते हैं +-6%, +-6% मतलब इतना का वेरिएशन हो सकता है वोल्टेज में। 240 वोल्ट इसने दिया, 240 वोल्ट का 6% निकालेंगे जल्दी से। 240 का 6% यदि हमने यहाँ पे निकाला तो कितना होगा यार, ये कट गया, ये 24 चौका 24, 6 दूनी 12, 12 दो कितना हो जाएगा, 12 दो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14.4 वोल्ट हुआ। अब इसको घटा दो किसमें से, 240 में से। 240 माइनस 14.4 करो, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25.6 वोल्ट आना चाहिए। अरे यार 225 आएगा ना, 225.6 देखिए कहीं ऑप्शन में है, ये तो कहीं नहीं है, लेकिन इसके अराउंड में है सर, इसके अराउंड में 228 हमें दिख रहा है, तो 228 यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे इस डाटा को रट लेते हैं कि अरे यार ISI का वोल्टेज कितना होता है, एक 228 होता है, 227 होता है, रट्टा मार लो। रट्टू तोता नहीं बनना है स्टूडेंट्स, आपको फैक्ट पे ध्यान देना है, इसके लॉजिक पे ध्यान देना है। ये 6% का डाटा यदि आपको याद रहेगा, +-6% का डाटा याद रहेगा, तो ये आप आसानी से निकाल लेंगे कभी भी। और जब हाई वोल्टेज की बात करेगा, 11 किलो वोल्ट से अधिक की लाइन रहेगी तो उसमें आपका कितना परसेंटेज हो जाएगा, 12% का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।